वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम आपको वेलकम करते हैं अपने मीका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटिव में सीरीज़ नंबर 2। आज हम आपके साथ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारी 3 दिन की सीरीज़ है जो कि हमने आज बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रखी है जो कि मेंटल हेल्थ से एक आप कह लें कि जिसका बहुत ही एक गहरा ताल्लुक है और वो है स्लीप। जी हाँ, नींद और स्लीप वो एक वाहिद चीज़ है मेरा ख़्याल है तमाम डिसऑर्डर्स में जो अगर एक नॉर्मल बंदा जिसे कोई मेंटल इलनेस नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर भी उसकी भी नींद पूरी नहीं होती, तो उस वजह से उस शख़्स के अंदर बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं, उसकी मूड स्टेबिलिटी के अंदर इश्यूज़ आते हैं, उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी के अंदर इश्यूज़ आते हैं, उसकी कंसंट्रेशन में इश्यू आते हैं और उसके सर में दर्द रहता है। मुख्तलिफ सिम्पटम्स होते हैं जो उसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हमारी जो इस दफ़ा की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें 3 एपिसोड्स हैं। आज मैं आपसे स्लीप के बारे में बात करूँगी, उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करूँगी, कितने घंटे आपको सोना चाहिए और किसको कितने घंटे सोना चाहिए। अच्छा, फिर बहुत सी मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में स्लीप को लेके, हम उसके ऊपर बात करेंगे और हम एक ओवरव्यू आज स्लीप डिसऑर्डर्स जो हो सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपके साथ आज ये बात करूँगी। हमारी कल की एपिसोड में हम आपके साथ डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और उनके क्या साइन एंड सिम्पटम्स हैं, क्यों डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और किस तरीके से हम वो स्लीप डिसऑर्डर्स को बेहतर कर सकते हैं, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे दिन जो हमारी तीसरी एपिसोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस दफ़ा की तीसरी एपिसोड हमने बहुत डिफरेंट रखी है क्योंकि हमने स्लीप को कनेक्ट किया है इस्लाम के साथ। हम आपसे बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ नींद के बारे में मुख्तलिफ कि कुरान और हमारा जो इस्लाम हमारा रिलीजन है वो बेसिकली स्लीप के बारे में क्या कहता है। तो आज की एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली नींद है क्या? स्लीप है क्या? जैसे कि आप सबको पता है कि बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को और डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जैसे सेरोटोनिन या नोरेपिनेफ्रिन जो कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिव रखते हैं और हमें अवेक रखते हैं, हम जागे रहते हैं और हम अपने डिफरेंट दिन के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं हमारी ब्रेन की बेस पे जो कि सिग्नल करते हैं जब हम सो जाते हैं और ये बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं इनकी सिग्नलिंग स्विच ऑफ होती है जब हम जागे हुए होते हैं। अच्छा, रिसर्च हमें बताती है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है एडिनोसिन। एडिनोसिन जब आपके ब्लड में रिलीज़ होता है तो वो आपको जो है बेसिकली जब आप जागे हुए होते हैं लेकिन एडिनोसिन जब आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है तो वो आपको बेसिकली ड्राउज़ी फ़ील कराता है। यानी आपको ऊँघ आती है, आप ना ड्राउज़ी फ़ील करते हैं, आपको लगता है आपको नींद आ रही है और आप थोड़े से स्लो हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप सो जाते हैं तो ये जो केमिकल है ये आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और फाइनली ये टूट जाता है जब आप जाग जाते हैं। अच्छा, स्लीप अगर हम साइंटिफिकली स्लीप को देखें तो स्लीप को हम साइंस ने या रिसर्च की बेसिस पे डिफरेंट फेजेस में कैटेगराइज किया गया है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं स्लीप की जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और एक स्टेज 5 है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको हम REM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अच्छा जनाब, अब स्टेज 1 में क्या होता है स्लीप की? स्टेज 1 के अंदर बेसिकली ये एक लाइट स्लीप की स्टेज है। इसमें ये होता है कि हम बेसिकली जैसे नींद में जा रहे होते हैं, हम ग़ुनूदगी में जा रहे होते हैं, हम फ़ौरन से जाग भी जाते हैं, फ़ौरन से सो भी जाते हैं और हमारी जो आँखें होती हैं और जो हमारे मसल्स की एक्टिविटी होती है, वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कच्ची नींद। जैसे ही आप बिस्तर पे लेटते हैं तो ये आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये स्टेज 1 होता है। अब स्टेज 2 क्या है?
स्टेज 2 में जब हम एंटर होते हैं स्लीप की, तो हमारी जो आई मूवमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं और हमारा जो ब्रेन होता है उसमें जो वेव्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, यानी कि हमारी ब्रेन को जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं या सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारी स्टेज 3 और स्टेज 4 स्टार्ट होती है। स्टेज 3 जो होती है उसके अंदर हमारी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं और बाकी जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है। जैसे ही हमारी ब्रेन में डेल्टा वेव्स अपेयर होना शुरू होती हैं, तो वो इंटरस्प्रेट करती हैं बहुत तेज़ी से। ये छोटी सी वेव्स जो होती हैं आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाती हैं और बाय रीचिंग स्टेज 4 जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो डेल्टा वेव्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली सिर्फ डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इस स्टेज में जब अगर कोई शख्स दाखिल हो गया है, तो उसको जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4 में, तो उसको उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं ये बहुत गहरी नींद सो रहा है, ये डीप स्लीप है। और इस स्टेज 3 और स्टेज 4 में कोई आपकी आई मूवमेंट नहीं हो रही होती, कोई मसल एक्टिविटी नहीं होती और आप गहरी नींद में मुब्तला होते हो और इवन आपको बिल्कुल होश नहीं होता कि आप कहाँ पे सो रहे हो, किस करवट सो रहे हो, किस पोजीशन में सो रहे हो। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज आती है जिसको हम REM बोलते हैं। REM बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है। जब हम स्विच करते हैं REM स्लीप में, तो जो हमारा सांस होता है, हम बहुत तेजी से सांस लेना शुरू हो जाते हैं और इरेगुलर हमारे सांस शुरू हो जाता है हमें। और हमारी आंखें जो होती हैं वो जर्क कर रही होती हैं, यानी कि उनको हल्के हल्के वो झटके दे रही होती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। हमारे लिम्स जो होते हैं वो भी टेम्परेरी पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते ड्यूरिंग द स्लीप। और जब हमारा जो हार्ट रेट होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है। और जब लोग REM स्लीप से जागते हैं, तो वो बहुत ही इलॉजिकल और कभी-कभी बहुत अजीब चीज़ों का तज़किरा करते हैं, जिसको हम ड्रीम बोलते हैं। अब बेसिकली ये जो हम लोगों को ड्रीम्स आते हैं, ये हमें तब आते हैं जब हम स्टेज 5 REM के अंदर जाते हैं। और इस यही वजह है कि हम हर रोज़ REM में नहीं जाते हैं। इसीलिए हमें रोज़ ख्वाब नहीं आते। और ये जो स्टेजेस स्लीप की होती हैं, ये एक साइकिल है इनका। इनका स्टेज 1 से स्टेज 5 REM तक साइकिल होता है और फिर जब हम जाग जाते हैं, तो ये साइकिल दोबारा से स्टेज 1 से जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट 50% अपनी टोटल स्लीप टाइम जो होता है उनका स्टेज 2 में वो गुजारते हैं और 20% वो REM स्लीप में गुजारते हैं और रिमेनिंग 30% जो होता है वो दूसरी स्टेजेस में गुजारते हैं। और जबकि अगर हम इन्फेंट्स की बात करें, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1 साल तक, वो अपना 50% स्लीप टाइम जो होता है वो REM में गुजारते हैं। और वैसे ही एक मिथ बनी हुई है कि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, तो हम अक्सर बड़े बूढ़े कहते होते थे सोते में मुस्कुरा रहे हैं, इनको फरिश्ते हंसा रहे हैं, वो ख्वाब में देख रहे हैं। तो वो बेसिकली ज़्यादातर क्योंकि 50% वो REM में ही जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं वो रहते हैं। अब अगर मैं आपके साथ स्लीप डिप्रिवेशन के स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करूं, तो 37% लोग जिनकी उम्र 20 से 39 इयर्स के दरमियान है, वो उनकी स्लीप का ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट किया गया है रिसर्च में। ये मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बात बता रही हूँ। और जो 40% हमारे जो लोग 40 से 59 इयर्स ओल्ड होते हैं, उनके अंदर भी बेसिकली स्लीप ड्यूरेशन शॉर्ट रिपोर्टेड हुआ है। और हमारे 35% अडल्ट जो हैं, उनमें रिपोर्ट किया गया है कि उनकी जो स्लीप होती है वो लेस देन 7 आवर्स होती है ड्यूरिंग अ टिपिकल डे। और जो ऑलमोस्ट अगर हम एक रिसर्च में देख रही थी जिसके अंदर US के हॉस्पिटल्स का डाटा दिया गया था, जिसमें 100,000 जो डेथ्स हुई थी, मेडिकल रिकॉर्ड के जो एरर्स थे वो स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से उन्होंने देखा था कि उसमें जो एरर्स आ रहे थे उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो तमाम लोग जो थे उनकी नींद ठीक नहीं थी, उन्हें स्लीप डिप्राइव किया गया था और जिसकी वजह से वो जो थे वो एरर जो उनके अंदर मेडिकल एरर्स आ रहे थे या डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज उन इंडिविजुअल्स के अंदर आ रहे थे, उसकी ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। इसी तरीके से अगर हम स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करें, तो रिपोर्टेड है कि 50 से 70 मिलियन जो US अडल्ट्स हैं
उनको कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर होता है। और 48% लोगों में रिपोर्ट किया गया है कि वो स्नोर करते हैं, खर्राटे लेते हैं। और 37.9% लोगों में ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट हुई है कि वो अनइंटेंशनली दिन में किसी भी वक्त खुद ब खुद सो जाते हैं। और वो कम से कम एक दफ़ा महीने में ये ज़रूर करते हैं कि वो बैठे बैठे सो जाते हैं। और ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स के साथ बहुत काम कॉमन है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास में बैठे बैठे सो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता और वो डोज कर रहे होते हैं। और स्पेशली एमफिल की क्लास में बहुत ज़्यादा होता है, जब वो बेचारे जॉब भी करके आए हुए होते हैं और फिर शाम की क्लासेस होते हैं, उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं होती है, तो अमूमन वो खुली आंखों से जो है वो सो रहे होते हैं। इसी तरीके से 4.7% जो लोग हैं उनमें ये रिपोर्ट किया गया कि वो गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, और ये उनके साथ महीने में एक दफ़ा ज़रूर होता है। इसी तरीके से जो रिपोर्टेड है कि 1550 जो कैजुअलिटीज़ थी और जो नॉन फेटल 40,000 इंजरीज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर रिपोर्ट की गई, वो इसी वजह से हुई कि लोग गाड़ी चलाते हुए होंगे और वो सो गए, उनको पता नहीं चला और उनका एक्सीडेंट हो गया। इंसोम्निया ये एक स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि या तो उस बंदे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, और वो या अगर उसको सोते हैं तो बहुत वो कम टाइम के लिए सोते हैं, और उनका ब्रेन जो होता है वो फुली एक्टिव होता है। और ये इसमें तकरीबन 30% ऑफ द अडल्ट के अंदर जो है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया रिपोर्ट हुआ है, जो किसी भी स्ट्रेस में से अगर कोई शख्स गुजर रहा है या खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, किसी ट्रॉमा में है, तो तब उसको इंसोम्निया का शिकार होगा। लेकिन 10% इंडिविजुअल पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार है, जिनको बिल्कुल नींद ही नहीं आती है, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रॉब्लम है, और उनकी स्लीप ड्यूरेशन जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 1 to 3 आवर्स के दरमियान होती है फॉर द होल डे। और ये भी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो पूरे 24 घंटे के बाद कोई 1 या 2 घंटे उनको नींद आएगी। तो आप ये देख लें कि नींद भी कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरह 25 मिलियन जो अडल्ट्स हैं उनमें एक और स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ये होता है कि सोते हुए आपको फंदा लगता है और यूँ लगता है कि जैसे कोई चीज़ आपके हलक में फंस गई है और एयरवे ब्लॉक हो गया और सांस नहीं आ रहा। और 9 से 21% विमेन में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रिपोर्ट किया गया है, जबकि 24 से 31% मेन में ये डिसऑर्डर देखने में आए। और 3 से 5% ओवरऑल ऐसे लोगों में स्लीप एपनिया हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रिपोर्ट हुआ है जो जिनके अंदर शॉर्ट स्लीप है, जो कि ओबीज हैं, जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं उनके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो हमें देखने में नज़र आया है, हमें जो रिसर्च बताती है। अच्छा जनाब, अब हम कुछ बात करेंगे स्लीप की डिफरेंट मिथ्स के बारे में, जो बड़ी कॉमनली हम सब लोग आपस में ये बात डिस्कस करते हैं या हमने सोसाइटी में सुनते हैं और हम भी वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली मिथ ये है कि जब आपका ब्रेन जो होता है वो शट डाउन हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। अच्छा, अ, हम ये कहते हैं कि जब इंसान सोया हुआ होता है तो उसका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता, वो इनएक्टिव है। हालांकि रियलिटी के अंदर जो हमें रिसर्च बताती है, जो फैक्ट्स बताते हैं वो ये है कि ब्रेन बड़ा बिजी होता है ड्यूरिंग स्लीप, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है कि वो प्रोसेस करना शुरू करता है इंफॉर्मेशन जो आपने उसको पूरे दिन में दी हुई होती है, और वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये वो क्या करता है कि वो लर्निंग और मेमोरी के अंदर वो स्टोर इन्फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो ब्रेन बेसिकली जो होता है वो क्वाइट एक्टिव होता है ड्यूरिंग द स्लीप। इसी तरीके से एक और मिथ जो हम देखते हैं वो हमें बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, वो ये बात क्लेम करते हैं कि जी हम तो जो है अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि हम कम सो के भी जो है गुजारा कर लें, और जितना हम सोना चाहें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कितना आप सोते हैं ये डिपेंड करता है हर रात आप कितना सोते हैं ये वेरी कर रहा होता है मुख्तलिफ लोगों के उसमें। तो जो एवरेज स्लीप एक अडल्ट को चाहिए वो 8 घंटे है एक रात में।
कुछ को इससे कम चाहिए होती है, कुछ को इससे भी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो कितना पर जो डे है सो के या एक दिन में कितना सो के वो बेहतर महसूस कर सकते हैं, ये वेरी करता है। अच्छा, आपने एक बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं वो भूल रहे होते हैं चीज़ें, या वो कांस्टेंट जो है उसके ऊपर नहीं कर पा रहे होते, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते बहुत सी चीज़ों के ऊपर। अभी हमने बहुत सी रिसर्च के अंदर ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि ठीक है, आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं कम स्लीप के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेते हैं और रूटीन में आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स ये आते हैं कि आपकी कॉग्निशन और मेमोरी के ऊपर ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और आप जो होते हैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। एकदम से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम से चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, और ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस स्लीप के जो आप अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे होते हैं, और वो नज़र आना शुरू होते हैं ओवर द ईयर्स। इसी तरीके से एक और मिथ ये है कि अगर आप वीकेंड के ऊपर सोएं और आप पूरे नेक्स्ट वीक में आप वो जो स्लीप लॉस है उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जो स्लीप है बेसिकली वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे, कि आप इनफ स्लीप ले रहे हैं, क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, और आप जो है वो डे में उठ मतलब उस स्लीप में अवेकनिंग कम है, आप बार-बार उठ नहीं रहे। आप इस ये सब चीज़ें स्लीप के अंदर स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्लीप की क्वालिटी के लिए। हो सकता है कि आप, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप वीकेंड के ऊपर आप ज़्यादा सो के अपना जो स्लीप आपका लॉस होता है वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी पहले से ही स्लीप लॉस में चल रही है, पहले से ही डेप्थ के अंदर चल रही है, तो अल्टीमेटली वो डेप्थ अगर कवर नहीं होगा बहुत अरसे तक, तो वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना शुरू करेगी, और सबसे ज़्यादा वो आपकी मेमोरी और आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम करेगी। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि हमने सुना है कि जो डे टाइम नैप्स होते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं तो ये हेल्प आउट नहीं करते स्लीप के अंदर, और ये जो है वेस्ट करते हैं टाइम। हालांकि अभी जो रीसेंट रिसर्च आई है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप 20 मिनट्स का नैप, क्विक नैप लें अपने ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम या कोई भी डे टाइम के अंदर आप करें, और जिसको हम कलूला भी यूजुअली कहते हैं 15 to 20 मिनट्स, तो ये आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और ये आपको काम करता है आपके नर्व्स को। और यही वजह है कि अगर आप चाइना और जापान के अंदर देखें, तो उन्होंने अपने जो वर्क प्लेसेस होते हैं, जो अच्छी वहाँ पे फर्म्स होती हैं, तो उन्होंने एक डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स बनाए हुए होते हैं। वो कैप्सूल्स ऐसे होते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं वो जाके वहाँ पे अपना नैप लेते हैं 15 to 20 मिनट्स, और वो उस खाने के खाना अपना लंच लेते हैं, लंच ब्रेक के साथ उनका नैप होता है। 20 मिनट्स के बाद वो सब जो है वो उनको उठा दिया जाता है, और वो वापस आके अपना जो काम है वो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक मिथ है, जो कहा जाती है कि ब्रेन जो होता है वो बहुत क्विकली एडजस्ट कर लेता है आपके जो है स्लीप स्केड्यूल को। वो बिल्कुल ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि ब्रेन जो होता है वो स्केड्यूल कर लेता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स फिट होती हैं जो आपको बता रही होती हैं, डे और नाइट्स को आपको बता रही होती हैं, और जब आपका जोन चेंज होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है आपको स्लीप में, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, और जिसको हम जेट लैग भी कहते हैं, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन को या अपनी बॉडी को इस जेट लैग की आदत डालेंगे, अपनी स्लीप शेड्यूल डिस्टर्ब आएगा, तो लॉन्ग रन के अंदर आप जो होंगे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कंसंट्रेशन और मेमोरी को लूज़ करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से फिर एक और बहुत कॉमन मिथ है कि जैसे-जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, हमें कम नींद, बूढ़े लोगों में नींद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। हालाँकि जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि नींद का उम्र से कोई ताल्लुक। तो हमने बेसिकली यूजुअली हमने ये चीज़ देखी है कि हम लोग ये परसीव किया जाता है कॉमनली कि जैसे-जैसे आप बूढ़े हो जाएँगे तो आपको ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि ऐसा नहीं होता। जो भी एक शख़्स का नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है, जितना अमाउंट ऑफ स्लीप उसको शुरू से चाहिए होता है या उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी ज़िंदगी सेम रहती है, नो मैटर वो एज के जिस मर्ज़ी हिस्से में चला जाए। अच्छा, अब वो जो बुढ़ापे में स्लीप का प्रॉब्लम आ रही होती है, या कुछ हम लोग स्लीप में फेस कर रहे होते हैं सोने में प्रॉब्लम्स,
तो वो बेसिकली डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं उनकी, जैसे किसी को कोई बॉडी पेन्स शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ लोगों को आर्थराइटिस की तकलीफ शुरू हो जाती है उम्र के साथ-साथ, तो जिसकी वजह से उनको स्लीप में यानी कि सोने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर एक और मिथ ये है कि अगर बच्चे जो हैं वो इनफ स्लीप ना लें तो वो पूरे दिन वो स्लीपी फ़ील करेंगे। बिल्कुल वो स्लीपी फ़ील करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो ये है कि जितने भी छोटे बच्चों के अंदर मूड मूड वेरिएशंस आ रहे होते हैं, हाइपर एक्टिविटी आ रही होती है या इमोशनल बाउट्स आ रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ड्यू टू लेस स्लीप की वजह से होते हैं। इसी तरीके से एक और मिथ है कि खर्राटे लेना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप कुछ दिनों में दिन खर्राटे ले रहे हैं जिससे आप बहुत थक गए हैं या आपने रेस्टलेस एक्टिविटी, आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहा है या आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस की है, तो उन दिनों में बेशक खर्राटे लेना एक नॉर्मल है। लेकिन अगर ये किसी शख्स की रूटीन प्रैक्टिस है तो दिस मीन्स कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, वहाँ पे कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग एयरवे में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो जो है वो सही तरीके से सोते में ब्रीथ नहीं कर पा रहा और वो खर्राटे जो है वो जो है वो ले रहा है। इसी तरीके से एक और मिथ है कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमें नींद जो है नहीं आती या नींद जो है मुश्किल से आती है। स्ट्रेस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर कि जिसमें नींद मुश्किल से आती है, लेकिन जैसे अगर डेली लाइफ के अंदर हम देखें तो हमारी लाइफ अभी जो होती है कोई ना कोई स्ट्रेस चल रही होती है। लेकिन अगर डेली आप जो है वो सो नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली स्ट्रेस वहाँ पे इशू है। दिस मीन्स कि वहाँ पे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है अंडरलाइंग, जो कि आपको अटेंशन दिला रही है कि विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ और आपको उसको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट बड़े मज़े की चीज़ है कि कितना सोना चाहिए, कितनी आपकी हेल्दी स्लीप ड्यूरेशन है और आपको वो प्रायोरिटी बनानी चाहिए स्लीपिंग आवर्स अपने पूरे डिफरेंट लाइफ, जो आपकी लाइफ की स्टेजेस हैं उसके दौरान। अब जैसे जो छोटे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 4 से 12 मंथ्स के, तो उनको एटलीस्ट 12 से 16 आवर्स की स्लीप उनको उनमें कॉमन है जो कि उनको लेनी चाहिए। इसी तरीके से 1 से 2 साल के बच्चों में 11 से 14 आवर्स स्लीप, 3 से 5 साल ईयर्स के बच्चों में 10 टू 13 आवर्स की स्लीप, 6 टू 12 ईयर्स के बच्चों में 9 से 12 घंटे की स्लीप, 13 से 18 ईयर्स के बच्चों में 8 से 10 घंटे की स्लीप और वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव 20, 30, 40, 60, 70, उनको मिनिमम 7 आवर्स अ डे स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लीज़ एक बात आप याद रखें कि अगर आप अपनी स्लीप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटी बनाना होगा। आप कैसे अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं? आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रायोरिटी बना के। आपने अपना एक स्लीप का शेड्यूल बनाना है और वीकेंड्स पे भी उसको फॉलो करना है। नो मैटर कितने इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी है, आपने अगर आपको नींद आ रही है तो आपने सोना है। फिर कोई हेल्दी रिचुअल, कोई ऐसी चीज़ आपने अपनी प्रैक्टिस बनानी है बेड टाइम पे जो आपको रिलैक्स करे और आपको सोने में मदद दे। हालाँकि हमें कहा जाता है यूजुअली कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ को बंद कर देना चाहिए, लेकिन यूजुअली बहुत से लोग सीज़न्स देख रहे होते हैं जो उनको रिलैक्स करते हैं। हर बंदे का अपना एक डिफरेंट पैटर्न है, तो कोई भी ऐसी आप हेल्दी रिचुअल, जैसे बहुत से लोग तस्बीह पढ़ते हैं, बहुत से लोग पूरे दिन की बात रिकॉल करते हैं, बहुत से लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अगर बहुत से लोग जो अपने दिन की बातें रिकॉल कर रहे होते हैं और उसमें स्ट्रेस्ड चीज़ें हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो रिपीट ना करें, अपनी मत सोचें उनको। इसी तरीके से वो लोग जो एक्सरसाइज डेली करते हैं उनकी स्लीप बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर आपको देखना है कि आपका बेडरूम कैसा है, उसका टेम्परेचर आइडियल होना चाहिए, वहाँ साउंड नहीं आनी चाहिए, लाइट बल्ब कौन सा आप यूज़ करें। जितना आप डार्क कलर के बल्ब यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में मेलाटोनिन और एडिनोसिन होगा, जो आपको एडिनोसिन कम होगा, जो ब्रेक डाउन होगा, जो आपको ड्राउजी बेसिकली करेगा, आपको नींद आएगी अच्छी। फिर मैट्रेस और पिलो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। इसी तरीके से कुछ स्लीप स्टीलर्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, कैफीन है, तो ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी आप कोशिश करें कि यूजुअली इस पे बेड टाइम के वक़्त ना लें। एक बात हमेशा याद रखें कि हेल्दी स्लीप जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी स्लीप नहीं करेंगे तो ये इफ़ेक्ट करेगी आपकी परफॉर्मेंस को और वर्क प्रोडक्टिविटी को। ये आपको इन्फेक्शंस, जितनी ज़्यादा आप अच्छा सोएंगे ये आपको इन्फेक्शंस से फाइट करने में मदद देगी। जितना आप अच्छी हेल्दी स्लीप लेंगे
उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होगी, उतना आप में को क्रॉनिक डिजीज़ कम होने के चांसेस हैं। जिन लोगों की स्लीप हेल्दी नहीं होती, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के और हार्ट फेलियर के। और एक और बात, बहुत से लोग होते हैं जो डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई वेट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो डाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्लीप नॉर्मल नहीं होती। वो उतनी अच्छी स्लीप नहीं ले रही होती। जितनी ज़्यादा आप अच्छी स्लीप लेंगे हेल्दी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी जल्दी वेट लॉस करेगी। उतना ज़्यादा उसका मेटाबॉलिक, उसका जो बीएमआई होगा वो बेहतर होगा, और जो उसका बीएमआर होगा वो एक्टिवेट होगा, और उतनी ज़्यादा जो है आप जल्दी से अपना वेट लूज़ करेंगे। इसी तरीके से हेल्दी स्लीप जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने मूड को बेहतर करना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपने हमेशा हेल्दी स्लीप अपनानी है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, एंजाइटी में हो, आपको डिप्रेशन है, प्लीज़ गो टू स्लीप। जितना ज़्यादा आप सोएंगे, ये चीज़ आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, आपके मूड स्विंग्स को बेहतर कर देगा। अगर आप अच्छी स्लीप लेंगे तो आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छी एक हेल्दी स्लीप आपके माइंड को शार्प करती है। आप जल्दी सोचते हैं, आप चीज़ों पे फोकस जल्दी करते हैं, आप कंसंट्रेशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और आप जल्दी जो है कंसंट्रेट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, चीज़ों को जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जो भूल जाते हैं, तो वो अगर आपकी हेल्दी स्लीप हैबिट है, तो वो जो भूलने की बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे यकीनन मुझे कुछ लोग देख रहे होंगे, तो उनको मैं बिटवीन द लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ हैव हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, क्योंकि शायद आपके भूलने की वजह से कई दफ़ा दूसरे बहुत से लोग बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आज के बाद आप में से सब लोग अपनी स्लीप पे स्पेशल फोकस करेंगे, और मिनिमम 7 आवर्स की अच्छी हेल्दी स्लीप जो है आप लोग ज़रूर लेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि आपका फोकस और आपकी कंसंट्रेशन मेमोरी भी इंक्रीज बेहतर होगी। और हम सब ने अच्छी हेल्दी स्लीप स्केड्यूल को अपनाना है, ताकि हम इस मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को ब्रेक कर सकें, हम अपने डिप्रेशन को हैंडल कर सकें, हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें, और सबसे ज़्यादा हम फिट रह सकें, हम अपने वेट को मैनेज कर सकें, और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें। कल इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट एपिसोड हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स पे होगी, और जो थर्ड एपिसोड है वो हमारी बहुत स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि हम उसमें स्लीप को इन पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।